Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 3 is about introduction to mathematical modeling and mathematical modeling of electrical systems. Types of systems देख लेते हैं कि हमारे पास systems की कितनी type है. We have static system. If a system doesn't change with time, it is called a static system. And we have dynamic system. If a system change with time, it is called a dynamic system. अब स्टैटिक सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होते. जिस टाइम पे हम उसको इनपुट दे रहते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में इनपुट आ रही है तो आउटपुट भी उसी प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंडेंट होगी. लेकिन डायनेमिक सिस्टम्स हमारे पास ऐसे सिस्टम होते हैं जिनकी आउटपुट जो है वो पास्ट इनपुट या फ्यूचर इनपुट पे भी डिपेंडेंट हो सकती है. तो स्टैटिक सिस्टम्स हमारे पास जो हैं वो जस्ट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंडेंट होते हैं, जबकि डायनामिक सिस्टम जो हैं वो प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ हमारे पास पास्ट इनपुट या फ्यूचर इनपुट पे भी डिपेंडेंट होते हैं. डायनामिक सिस्टम को अगर हम फर्दर देखें तो हम देख सकते हैं ये सिस्टम इज सेड टू बी डायनामिक इफ इट्स करंट इनपुट में डिपेंड्स ऑन द पास्ट हिस्ट्री एज वेल एज द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ द इनपुट वेरिएबल. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायनामिक सिस्टम्स जो हैं ये हमारे पास पास्ट हिस्ट्री पे भी डिपेंडेंट है और प्रेजेंट वैल्यूज पे भी डिपेंडेंट है. मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि इफ़ वाई एफ टी इज सम फंक्शन ऑफ यू एफ टी, ठीक है, और यू ऑफ टा टा हमारे पास जो है कुड बी इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 0, आर लेस देन टी, आर इक्वल टू टी. तो u जो है इसमें हमारे पास इनपुट है और t जो है ये हमारे पास टाइम है. तो ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. एग्जांपल हम देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल हमारे पास एक मूविंग मास की हो सकती है. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमारे पास मास है, u हमारे पास इसमें इनपुट है जो कि फोर्स है, और y जो है इसमें हमारे पास आउटपुट है जो कि डिस्प्लेसमेंट है. तो हम इसको लिख सकते हैं कि फोर्स इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं प्रेजेंट टाइम में तो हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट वो होती है उसमें, और हमारे पास जो मास है वो उसमें मोशन आ जाती है और वो मूव करता है, लेकिन उसकी वो मोमेंट जो है वो पास्ट वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट होती है जो फोर्स हमने पास्ट में अप्लाई की होती है. तो ये हमारे पास एक डायनामिक सिस्टम की एग्जांपल है. यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि m y डबल डॉट मीन्स के डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू u. यानी कि u हमारे पास फोर्स है, y डबल डेरिवेटिव हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा और m मास आ जाएगा. वेज टू स्टडी ए सिस्टम, कि हम एक सिस्टम को किन तरीक़ों से स्टडी कर सकते हैं. अब अगर हमारे पास सिस्टम है उसकी स्टडी हो सकती है या तो एक्चुअल सिस्टम पे ही हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करें, जो हमारे पास एक्चुअल सिस्टम है उस पे ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें, या हम जो है अपने एक्सपेरिमेंट एक मॉडल बना के उस पे कंडक्ट करें. ठीक है, तो ये दो बेसिक तरीके हमारे पास आ सकते हैं कि हम सिस्टम को कैसे स्टडी कर सकते हैं. फिर अगर हम मॉडल पे स्टडी करें तो मॉडल हमारे पास या तो फिजिकल हो सकता है, जो प्रोटोटाइप हम उसका बनाएं, या तो फिजिकल हो सकता है या मैथमेटिकल इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस हो सकता है. ये ठीक है, ये दो मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं कि हम मॉडल को कैसे स्टडी करते हैं. फिर हम देखते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल जो है उसका या तो हमारे पास एनालिटिकल सोल्यूशन आता है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो कि डेरिवेटिव इक्वेशंस हैं, या हम सिमुलेशन पे उसके वो रिज़ल्ट ले सकते हैं, जो कि हमारे पास आजकल मॉडर्न टूल सिमुलेशन के यूज़ हो रहे हैं, कंप्यूटर टूल, तो उस पर हम उसको सिमुलेट कर सकते हैं. तो ये मेथड हैं जिससे हम अपने सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं. ये स्टडी सिमुलेशन जो है ये हमारे पास या तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो सकती है, या ये टाइम डोमेन में हो सकती है, या इसको हम हाइब्रिड डोमेन में भी स्टडी कर सकते हैं. मॉडल को अगर हम देखें तो अ मॉडल इज़ अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी. तो ये हमारे पास जो है रियलिटी का एक एब्स्ट्रैक्शन होती है. तो इस एब्स्ट्रैक्शन को जो है हम मॉडल कह सकते हैं. जाहिर सी बात है रियलिटी इज़ जनरली टू कम्प्लेक्स टू कॉपी एग्जैक्टली, लेकिन हम क्या है कि इसका एक मॉडल बनाते हैं और हम देखते हैं कि मॉडल में बहुत सी इररेलेवेंट चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मच ऑफ द कम्प्लेक्सिटी इज़ एक्चुअली इररेलेवेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो इस तरीके से हम फिर अपना मॉडल बनाते हैं. आगे फर्दर हमारे पास मॉडल की भी टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि मैथमेटिकल मॉडलिंग को हम देखें तो
क्या है मैथमेटिकल मॉडलिंग? मैथमेटिकल मॉडलिंग है अ सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो हमारे केस में है डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये बनाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने अपने सिस्टम को मैथमेटिकली मॉडल कर दिया। दैट डिस्क्राइब द इनपुट आउटपुट बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम, कि क्या इनपुट इसको मिली है और इसने क्या आउटपुट दी है, उसका जो है हमारे पास ये बिहेवियर बता रहा होता है सिस्टम का, ये जब हम इसको मॉडल करते हैं। तो ये मॉडल हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? दीज मॉडल्स आर यूज्ड फॉर सिमुलेशन, दीज मॉडल आर यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन, फॉर कॉस्टिंग, कि किस इनपुट के लिए हमारे पास क्या इनपुट आएगी, प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक्स, के हम अगर हमारे सिस्टम में कोई एरर आता है, कोई बग आता है, वी कैन डायग्नोज इट। डिज़ाइन, हम अपने सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं थ्रू दीज इक्वेशन, दीज मॉडल्स, हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और यही चीज़ें जो हैं ये हमें फिर कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन की तरफ लेके जाती हैं। मॉडल को देख लेते हैं तो हमारे पास जो है ब्लैक बॉक्स मॉडल है, व्हेन ओनली इनपुट एंड आउटपुट आर नोन। सिर्फ और सिर्फ हमें इनपुट का पता हो कि क्या इनपुट अप्लाई हो रही है और क्या आउटपुट हमारे पास आ रही होती है। इंटरनली जो है हम इन द बॉक्स जो चीज़ें हो रही हैं उससे हमें पता उसका ना हो। तो इंटरनल डायनेमिक्स आर आइदर टू कॉम्प्लेक्स आर अननोन, तो ये चीज़ें हमारे पास अननोन होती हैं। तो दिस काइंड्स ऑफ मॉडल जो हैं उनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजी मॉडल इसको हम कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं ग्रे बॉक्स मॉडल। When input and output and some information about the internal dynamics of the system is known, हमें input का पता हो, हमें output का पता हो, और हमें कुछ information हो अपने system के अंदर कि क्या हो रहा है, एटलीस्ट हमें ये पता हो कि कैसे हमारा जो output है वो input पे dependent है, कौन से variable इसमें part ले रहे हैं। तो इसके बारे में हम देखें तो these models are easier than white box modeling। इसके बाद जो मॉडल हमारे पास आता है दैट इज़ वाइट बॉक्स मॉडल। व्हेन इनपुट एंड आउटपुट एंड इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम इज़ नोन, हमें इनपुट का पता हो, हमें आउटपुट का पता हो, और हमें सिस्टम की इंटरनल डायनेमिक्स का पता हो। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें इंटरनल डायनेमिक्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि हमारे पास इनपुट आउटपुट कैसे रिलेटेड हैं, हमारे पास पूरी जो है मैथमेटिकल इक्वेशन उसकी हमें बता रही हैं कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। One should know have complete knowledge of the system to derive a white box model। तो हमें ये complete information होती है, और complete information हो तो तभी हम white box model को derive कर सकते हैं। तो ये तो मॉडल थे जिस तरीके से हम अपने सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं। अगर हम अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम से इनिशिएट करें, हम कहें कि इसको हम कैसे मॉडल कर सकते हैं, तो हम अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, जिनको हम नॉर्मली RLC सर्किट्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक वो कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, रजिस्टर का सिंबल है कि कैसे हम इसको अपने मॉडल्स में शो करते हैं, क्या सिंबल इसका होता है हमारे पास। और टाइम डोमेन एक्सप्रेशन अगर हम देखें जो कि हमारे पास वोल्टेज और करंट को रिलेट करते हैं, जिसको हम ओहम्स लॉ भी कहते हैं, तो वो हमारे पास आएगा VRT इज इक्वल टू IRT/R। तो ये हमारे पास जो है ओहम्स लॉ, सिंपल ओहम्स लॉ है, जो V और I और R का एक रिलेशन हमें बता रहा है। टाइम डोमेन में है, अगर इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो हमारे पास आ जाएगा VRS इक्वल टू IRS इंटू R। तो ये हमारे पास इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। VRT को हम VRS लिख लेंगे, IRT को हम IRS लिख लेंगे, और R उसी तरीके से हमारे पास R आ जाएगा। तो हम अपना टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से। दूसरा कंपोनेंट जो हम देखेंगे वो है हमारे पास कैपेसिटर, उसका सिंबल हमारे पास ये आ जाएगा कैपेसिटर का सिंबल। ठीक है, द टाइम डोमेन एक्सप्रेशन रिलेटिंग वोल्टेज एंड करंट ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय VCT इक्वल टू 1/C इंटीग्रल ICT dt। तो ये हमारे पास टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी हमारे कैपेसिटर की। ठीक है, VI रिलेशन जो हम उसको कैसे ये रिलेट करते हैं। द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द अबव इक्वेशन assuming there is no charge stored in the capacitor is VCS 1/CS ICS। ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा कैपेसिटर के लिए। ठीक है, VCT जो है वो शिफ्ट हो जाएगा VCS में,
ठीक है। इंटीग्रल को इसी तरह रहेगा, इंटीग्रल को ख़त्म करेंगे तो 1/s हो जाएगा और ICS। तो इस तरीके से हम अपने इस इक्वेशन को जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे और इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके। थर्ड जो हमारे पास कंपोनेंट आएगा वो है इंडक्टर। इंडक्टर की हमारे पास ये डायग्राम है, इसका सिंबल हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। द टाइम डोमेन एक्सप्रेशन रिलेटिंग वोल्टेज एंड करंट फॉर द इंडक्टर इज गिवन बाय VL और T इक्वल टू L dilt बाय dt। ये हमारे पास टाइम डोमेन जो है रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी अपने इंडक्टर के लिए। अब अगर इसी को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाएंगे तो हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द अबव इक्वेशन assuming there is no energy stored in inductor is VLS। VLT जो है वो कन्वर्ट होके VLS हो जाएगा। L उसी तरीके से रहेगा, इस डेरिवेटिव को ख़त्म करेंगे तो SL ऑफ S आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके इक्वेशन शिफ्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली तीन कंपोनेंट्स थे जिनका टाइम डोमेन में हम देखें इक्वेशन क्या बन रही हैं और उन्हीं को हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट किया। अगर रिलेशन को देखें हमारे पास रेजिस्टर का जो सिंबल है वो ये बनेगा VI और IV रिलेशंस को देखें, कैपेसिटर के लिए ये सिंबल बनेगा और इंडक्टर्स का सिंबल ये आएगा। VI रिलेशन के लिए जो इक्वेशन हमने देखी टाइम डोमेन में, इसी तरीके से कैपेसिटर के लिए ये इक्वेशन आ जाएगी और ये इक्वेशन हमारे पास इंडक्टर के लिए आ जाएगी। अब IV रिलेशन में इक्वेशन हमारे पास इस तरह रीअरेंज हो जाएंगे। तो ये चार्ट जो है हमें शो कर रहा है रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के VI रिलेशन और IV रिलेशन। एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कैसे अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल 1 में द टू पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फॉलोइंग फिगर है VIFT। VIFT हमारे पास इनपुट है एंड V0T हमारे पास आउटपुट है। इसमें एज द आउटपुट वोल्टेज फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। हमने इस ट्रांसफर फंक्शन बनाना है आउटपुट बाय इनपुट ऑफ द नेटवर्क। तो क्या करेंगे, हम अपने KVL अप्लाई करेंगे यहाँ पे फर्स्ट लूप पे। तो KVL अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज होगी वो हमारे पास होगी इक्वल टू वोल्टेज एट रेजिस्टर प्लस इक्वल टू वोल्टेज एट कैपेसिटर। तो ये दोनों चीज़ें हम लिख लेंगे यहाँ पे। इस लूप पे हम KVL अप्लाई किया। देन हम अपने सेकंड लूप पे जाएंगे, वहाँ पे भी हम KVL अप्लाई करेंगे। वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इक्वल होगी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर के। तो ये हमने क्या किया, दोनों लूप्स पे हमने KVL अप्लाई किया। अच्छा, और दोनों लूप से KVL अप्लाई करने से हमारे पास टाइम डोमेन में ये दो इक्वेशंस बन जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ इक्वेशन कंसीडरिंग इनिशियल कंडीशन इज 0। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे फर्स्ट इक्वेशन का, VIS इक्वल टू ISR प्लस 1/CS IS। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। V0S इक्वल टू 1/CS IS। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास IS जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ये IS की वैल्यू जो है ये हम अपने इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, ये पुट करने के बाद हम अपने इक्वेशन को देखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी VIS इक्वल टू CS V0S R प्लस 1/CS। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे हम इसको देखेंगे अपना आउटपुट V0 डिवाइड बाई VI। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से आएगी। ठीक है, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस RCS। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा इस एग्जाम्पल 1 के लिए। अच्छा, अब अगर हम देखें अपने इस ट्रांसफर फंक्शन को और देखें कि हमारे पास पोल्स कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसा हमारे पास ये है इसकी पावर 1 है तो हमारे पास पोल इसमें 1 बनेगा। तो उस पोल को अगर हम इसके रूट्स फाइंड करें 1 प्लस RCS इक्वल टू 0 तो S हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस
1 डिवाइडेड बाई आर सी। तो इस तरीके से हमारे पास एक पोल बनेगा इसी पोल में, जो कि होगा -1 डिवाइड बाई आर सी। अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो कि हमें डिज़ाइन प्रॉब्लम है। वो हमें ये है कि डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल सिस्टम दे वो प्लेस अ पोल एट -3 ए पैरी टू अदर सिस्टम। अब इस सिस्टम को देखें, इसमें हमने वो कहे कि ये पोल जो है ये -3 पे हो, तो हम कैसे सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, आर और सी की वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपने ट्रांसफर फंक्शन का पता है, जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में फाइंड आउट की। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि हमने पोल जो फाइंड किया वो कहाँ पे आ रहा है, जो कि हमारे पास आ रहा है -1 डिवाइड बाई आर सी। इसी तरीके से एस जो है हमने यहाँ पे इसको एस जो है -1 आर सी जो है इसको इक्वल टू 3 पुट करना होगा। इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ से हम अपने आर और सी की वैल्यूज एडजस्ट करेंगे, जो कि हमें 3 दे आंसर में। तो आर अगर हम 1 मेगा ओम लें और सी अगर हम 333 पिकोफैराड लें, तो हमारे पास जो है ये पोल -3 पे आएगा। तो इस तरीके से हम अपना ये डिज़ाइन का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें भी हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस ऑफ द फॉलोइंग टू पोर्ट नेटवर्क। इसमें भी हमारे पास दो पोर्ट्स हैं, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर और एल हमारे पास पैरेलल में है। ठीक है, इसको अगर हम देखें, इसको सिंप्लीफाई करें नेटवर्क को, तो सिंप्लीफाई नेटवर्क बाय रिप्लेसिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स विद देयर इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे इस केस में आर और एल जो है हमारे पास पैरेलल में है, हम इसका इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस ले लेंगे। अब ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस जो है वो देखते हैं कि वो क्या है। इम्पीडेंस हमारे पास जो है टोटल जो कंपोनेंट्स की हैं उनकी पोजीशन होगी टुवर्ड्स द करंट, तो उसको हम इम्पीडेंस कहेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें आर का देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन लें, तो हमारे पास इसकी इम्पीडेंस जी आर जो है आर की आएगी। ठीक है, रजिस्टर की इम्पीडेंस हमारे पास जो है जेड आर जो है वो आर के ही इक्वल होती है। और इसी तरह अगर हम इंडक्टर की इम्पीडेंस लें, इंडक्टर जो है उसकी इम्पीडेंस हमारे पास जी एल है, तो इसको हम देखें, इसका ट्रांसफॉर्म अगर हम देखें तो वो हमारे पास एल एस की इक्वल आएगा। और कैपेसिटर को अगर हम देखें, उसकी इम्पीडेंस को देखें, ये अगर सी कैपेसिटर है जी सी एस, अगर इसका हम ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस लें तो कैपेसिटर हमारे पास 1/cs के इक्वल इसका ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस आएगा। अब अगर हम इम्पीडेंस को देखें कि उसकी अरेंजमेंट को देखें कि पैरेलल में हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं इम्पीडेंसेस को, और इसको हम सीरीज़ में कैसे इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, कंसीडर फॉलोइंग अरेंजमेंट, फाइंड आउट इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस। अब अगर यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेजिस्टर है, अगर हम देखें इसके सीरीज़ में लगे हुए हैं, टोटल इम्पीडेंस इसका फाइंड आउट करें, तो रेजिस्टर का हमारे पास आ जाएगा जी आर प्लस जी एल प्लस जी सी। तो इन इम्पीडेंसेस को हम इसी तरीके से ऐड कर लेंगे। और टोटल अगर हम देखें तो रेजिस्टर जो है आर, वो हमारे पास इम्पीडेंस आएगा रेजिस्टर के लिए, और एल एस हमारे पास अगर अब हम इसका ट्रांसफॉर्म देखें तो आएगा इंडक्टर के लिए, और 1/cs जो है ये हमारे पास आएगा कैपेसिटर के लिए। तो इस तरीके से हम सीरीज़ में जो है टोटल इम्पीडेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर हमारे पास पैरेलल में हो, तो हमारे पास पैरेलल में 1/gt जो है टोटल इम्पीडेंस होगा, और ये इक्वल होगा 1/gr प्लस 1/gl प्लस 1/gc। इसी तरीके से अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, तो जी आर जो है इसकी जगह हम आर पुट करेंगे, जी एल जो है ये हमारे पास इसका ट्रांसफॉर्म एल एस आएगा, और जी सी जो है इसका 1/cs इसका ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से पैरेलल में हम इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, इसमें हमें कहा है कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट में हम ये कर सकते हैं कि L1 और R1 जो है ये सीरीज़ में है, तो पहले इनको ऐड कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि L2 और R2 ये दो सीरीज़ में है, तो इनको ऐड कर लेंगे। फिर जो भी यहाँ पे इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आएगा। फॉर एग्जांपल Z1 और Z2 आ जाते हैं, तो वो पैरेलल में होंगे, उनको हम
पैरेलल में उनका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ले लेंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर हम अपने एग्जांपल नंबर 3 पे वापस जाएं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे R और L जो है उसका हम इम्पीडेंस ले लेंगे, दोनों पैरेलल में है, तो 1/z इक्वल टू 1/zr प्लस 1/zl। इस तरीके से हम इसका इक्विवेलेंट लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, 1/z इक्वल टू 1/r प्लस 1/ls आ जाएगा, और z जब फाइंड करेंगे तो ये इक्वल टू r ls डिवाइड बाय 1 प्लस r ls, ये चीज़ हमारे पास इसका इम्पीडेंस आ जाएगा। फर्दर इसको हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 की थी। यहाँ पे हम फिर एक KVL यहाँ अप्लाई कर लेंगे, दूसरे लूप पे अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर, और अपना ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के भी हम ट्रांसफ़र फंक्शन ले सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारे पास जो हैं वो यूज़ होते हैं हमारे सर्किट्स में सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, और हम इनसे डिफरेंट ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको एज इंटीग्रेटर यूज़ कर सकते हैं, एज ए डिफरेंशिएटर यूज़ कर सकते हैं। इससे हम प्लस का फंक्शन ले सकते हैं, माइनस का फंक्शन ले सकते हैं, डिवीजन मल्टीप्लाई का फंक्शन ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, और इसीलिए इन्हीं ऑपरेशंस की वजह से जो ये करते हैं इनको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो यहाँ पे दो डिफरेंट कन्फिग्रेशन हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ हो रहा है एज इन्वर्टर। यहाँ पे ये इनपुट को इन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे नॉन इन्वर्टर, यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट आ रही है वो प्लस में आ रही है और एज इट इज़ ही बाहर जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये इन्वर्ट हो रही है। तो इन्वर्टर के लिए जो गेन होगा वो हमारे पास होगा -Z2 डिवाइडेड बाई Z1, और हमारे पास नॉन इन्वर्टर एम्पलीफायर के लिए जो गेन होगा वो होगा 1 प्लस Z2/Z1। तो ये हमारे पास इनके गेन के फार्मूलाज आ जाते हैं। तो हम इनके भी जो हैं तो ट्रांसफ़र फंक्शन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे फाउंड आउट द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, तो इसका हम ले सकते हैं, ये हमारे पास जो है इसको हम Z2 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये R1 जो है इसका इम्पीडेंस हम ले लेंगे Z1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो V आउट ओवर V इन जो है वो हमारे पास आ जाएगा -Z2 डिवाइडेड बाई Z1। ये R1 जो है इसका इम्पीडेंस हमारे पास अगर Z1 हो, ठीक है, आउटपुट और इनपुट जो है तो ये हमारे पास इसका गेन या ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा यहाँ से। अब अगर हम देखें, हम ट्रांसफ़र फंक्शन ले सकते हैं अपने सर्किट्स का। अगर हमारे पास ये एम्पलीफायर्स जो हैं ये अगर कैस्केडिंग में हो, कैस्केडिंग में हो तब भी हम इसका जो है तो ट्रांसफ़र फंक्शन ले सकते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे कि हम जब ये कैस्केडिंग में हो तो अगर दो लगे हुए हैं, फर्स्ट को हम इसका ट्रांसफ़र फंक्शन ले लेंगे, फर्स्ट का ट्रांसफ़र फंक्शन लेंगे, और फिर हम सेकंड का ट्रांसफ़र फंक्शन लेंगे, दोनों का ट्रांसफ़र फंक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल इसका ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया G1 ऑफ S और इसका ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया G2 ऑफ S। तो दोनों के ट्रांसफ़र फंक्शंस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कैस्केडिंग में इन एम्पलीफायर्स का ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। G1 ऑफ S को फाइंड करने के लिए हम कहेंगे इसको स्टेज 1, और G2 ऑफ S को फाइंड करने के लिए हम कहेंगे इसको स्टेज 2। और स्टेज 1 में ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करेंगे, स्टेज 2 में अलग से ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल 6 भी इसी तरह है। कैस्केडिंग में हमारे पास दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगे हुए हैं, इसी तरीके से हम स्टेज 1 करेंगे और फिर हम स्टेज 2 करेंगे। स्टेज 1 में हम ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम स्टेज 2 में ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करेंगे, और दोनों ट्रांसफ़र फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका कंबाइंड ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आगे एग्जाम्पल नंबर 7 है, उसमें भी हमारे पास जो हैं इसी तरीके से दो एम्पलीफायर्स हैं। हम यहाँ पे भी स्टेज 1 और स्टेज 2 लेंगे, दोनों के ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इनका उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कंबाइंड ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। देन हम ज़ीरो पोल मैप भी इसका ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको इस तरीके से
इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करके पोल 0 मैप इसका ले लेंगे। यहाँ पे आके हमारे पास अपना लेक्चर एंड हो जाता है।